साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपसे देश के अस्मिता पर बातचीत करना चाह रहा है। फिराक गोरखपुरी के एक शेर से शुरुआत करते हैं। फिराक गोरखपुरी ने कहा था, कारवां आते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये तो शुरुआती दौर की बात है, जब ये देश नहीं था, राष्ट्र नहीं था, एक भूभाग था। बाद में यहाँ आर्य आए, फिर मौर्यों का शासन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 जनपदों को जीत करके शासन बनाया। गणराज्य थे, शाक्य गणराज्य, कोलिया गणराज्य, तमाम गणराज्य थे। तो इस तरह से धीरे धीरे मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश ने 184 तक राज किया। उसके बाद पुष्यशुंग मित्र आए। पुष्यशुंग मित्र का बहुत थोड़े से भूभाग पर शासन था और धीरे धीरे ये कई टुकड़ों में बंटता गया देश, और अंततः 1191 में मीर कासिम आया और मुगल साम्राज्य की स्थापना, बारी बारी से लोग आते गए, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती गई। मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद जब अपने पतन की ओर था, उसी समय अंग्रेजों का इस देश में पदार्पण हुआ। अंग्रेज तो आए थे बिजनेस करने के लिए, और कोलंबस 1598 में यहाँ आया था, और फिर वहां से उसके बाद लॉर्ड क्लाइव आया, और लॉर्ड क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया। छोटे छोटे रजवाड़े थे, छोटे छोटे राज्य थे, नवाब थे, ये थे, वो थे। वो आपस में लड़ते रहते थे, और लॉर्ड क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित कर दिया। उसका शासन स्थापित हो गया, काफी हिस्से में उसका शासन स्थापित हो गया, बाकी में उसकी दखलंदाजी चलती रही। अठारह में एक विद्रोह कह लीजिए, अंग्रेजों ने उसको विद्रोह कहा, भारतीयों ने उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इस तरह से 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी भारतीय शासक और राजे रजवाड़े हार गए। अब पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करके इंग्लैंड की सरकार ने भारत को अपने प्रभुत्व में ले लिया, और अब महारानी एलिजाबेथ का शासन हो गया है। शासन के बाद यहाँ पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाए, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त हुए, देश में नए नए जिले खोले गए, और तमाम तरह की कार्यवाहियां हुई। और कार्यवाहियां होने के बाद अब पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन हो गया इस देश पर। 1858 में इलाहाबाद में महारानी एलिजाबेथ का आगमन हुआ, एक भव्य समारोह हुआ, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, और ब्रिटिश राज्य की घोषणा की गई। और 1888 तक ब्रिटिश राज्य पूरी तरह से
छा गया और पूरा भारत उनके कब्जे में आ गया। उस समय एक टेची नाम के एक अंग्रेज रहते थे जो वायसराय के कैबिनेट में एक सदस्य भी थे, और बाद में यहां से जब इंग्लैंड गए तो वो कैम्ब्रिज में प्रोफेसर भी थे। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे और उन लोगों को भी वो पढ़ाते थे जो अधिकारी बन करके या शासक बन करके भारत में आते थे, और उनको भारत के बारे में आवश्यक जानकारियां दी जाती थी कि किस तरह के लोग भारत में हैं, वहां की जनता का क्या एटीट्यूड है, जनता की क्या मतलब एक प्रकृति है, या जनता किस तरह का वहां किस तरह के मतलब पूरी भारत के बारे में एक भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई जाती थी, ताकि वहां यहाँ आकर के वो शासन को व्यवस्थित तरीके से कर सके। उसी का एक कथन है स्ट्रेची का कि हिंदुस्तान एक सुविधाजनक नाम है, इंडिया एक कंफर्टेबल नाम है, और इस तरह का कोई देश नहीं है, यह हिंदुस्तान नहीं है, एक विशाल क्षेत्र का नाम है जिसमें कई राष्ट्र हैं और तरह तरह के राष्ट्र हैं। ये बहुत ही ओरिजिनल मूल भावना हिंदुस्तान की थी। यानी उसके कहने का अर्थ था कि हिंदुस्तान बटा हुआ है, हर तरीके से बटा हुआ है, और वहां शासन करना बहुत ही आसान है। एक को मिलाओ दूसरे को भगाओ, एक को भगाओ दूसरे को मिलाओ, तो कोई ये राष्ट्र नहीं है, हिंदुस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं है, एक सुविधाजनक नाम है। और यहाँ के लोग जातियों में, धर्मों में और अनेक प्रकार से बटे हुए हैं, और यहाँ कुरीतियां बहुत ज्यादा हैं, फैली हुई है। पूरी फीडबैक जो है वो स्ट्रेची जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोग भारत आने वाले अधिकारियों और शासकों को दिया जाता था। इससे अंदाजा आपको लग रहा होगा कि भारत की स्थिति कैसे रही और आज कैसे है। उस समय भी बटे हुए थे, इस समय भी बटे हुए हैं, और ये धर्म के नाम पर जो ढोंग पाखंड आडंबर हो रहा है, आज भी हो रहा है, तब भी हो रहा था। तब बहुत ज्यादा था, आज थोड़ा कम है। जातियां तब भी थी, आज भी हैं। इससे उनको काफी आसानी हुई अंग्रेजों को शासन करने में, और उन्होंने कुछ लोगों को मिला करके कुछ लोगों पर अच्छे तरीके से शासन किया। उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, और शासन आसानी से चलता रहा। आप सबको भी मालूम है, और उस समय भी ऐसा था कि यूरोप के देशों में कोई बहुत विभिन्नताएं नहीं थी। एक ही तरह का लगभग खान पान है, एक ही तरह का पहनावा है, एक ही तरह की सारी चीजें हैं। तो वहाँ एक जो होमोजीनियस वातावरण है, होमोजीनियस मतलब जिसमें समानता ज्यादा है, और यहाँ हेट्रोजीनियस समाज है जिसमें असमानताएं ही असमानता है, और असमानताओं के बीच में घुस करके शासन करना बहुत ही आसान काम है। इनको भड़काइए, उनको साथ कर लीजिए, उनको भड़काइए, इनको साथ कर लीजिए। तो यहाँ एक तरह से फूट थी, बटे हुए थे, जिसकी वजह से शासन करने में उन्हें आसानी हुई। मुस्लिम्स अलग थे, हिंदूज अलग थे। हिंदुओं में तो अनेकों हिस्सों में बटे हुए लोग थे। तो इस तरह से भारत पर आसान हो गया उनका शासन। और ये शासन तब कठिन था जब
बौद्धकालीन समय में जब शासकों के शासन में एक रूपता थी, एक बद्धता थी, एक लय था, और उसमें छेद करना या उनके बीच में घुसना बहुत मुश्किल था, जिसके दरम्यान ही मौर्यों ने 200 वर्ष तक शासन किया। और 200 वर्ष शासन के बाद वो तो एक अलग कहानी है कि पुष्यशुंग मित्र ने किस तरह से छल और कपट करके उनका वध किया, उनके राजा का, और बौद्ध भिक्षुओं का, भिक्षुणियों का और बौद्धिस्टों का किस तरह से पतन हुआ, ये एक अलग कहानी है। परंतु उसके बाद जो स्थिति बनी वो धीरे धीरे इतनी खराब होती गई कि मुगलों के शासन के बाद अंग्रेज आ गए। अब मेरा कहना यह है आपसे कि आज भी परिस्थितियां या स्थितियां बहुत बदली नहीं है। कांग्रेस के शासन के जमाने तक तो बहुत कुछ जो है ठीक ठाक रहा और देश ने उन्नति किया। देश में तरह तरह के कल कारखाने लगे, या सड़कें बनी, या बिजली का प्रचार प्रसार हुआ, या सीमेंट कंपनियां बनवाई गई, ये कांग्रेस द्वारा बनवाई गई। तब विभेद या आपस की खाई बहुत चौड़ी नहीं थी, उसे कम किया गया, पाटा गया। आज स्थिति ये है कि देश में खाई चौड़ी होती जा रही है, जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में, और सब रीति रिवाजों में और सब चीजों में इस विसंगतियां पैदा की जा रही है, ताकि मेरा शासन लंबे समय तक चले। जब बटे रहेंगे तभी शासन लंबे समय तक कर सकते हैं। दलितों की समस्या है, पिछड़ों की समस्या है, सवर्णों की समस्या है, मुसलमानों की समस्या है, ईसाइयों की समस्या और तमाम समस्याएं हैं। ऐसी स्थिति में इस देश को, ये देश खंडित न हो जाए या इस देश में विभाजनकारी शक्तियों का बहुत ज्यादा बढ़ावा न हो जाए, ये असंभव नहीं है, संभव है। इसमें जनता का आना, बुद्धिजीवियों का आना और सही लोगों का आना बहुत अति आवश्यक है, ताकि इस तरह की स्थिति ना आए। धर्म का जिस तरह से बोलबाला है और धर्म विभाजनकारी होता है, धर्म का शासन विभाजनकारी है। धर्म का तो शासन से दूर ही, बिल्कुल प्रजातंत्र से तो उसका कुछ भी लेना देना नहीं। और यदि ऐसा होता है तो देश को बर्बाद होते समय नहीं लगेगा। देश टुकड़ों में भी बंट सकता है, देश में अराजकता फैल सकती है और फैल रही है। हंड्रेड % झूठ बोला जा रहा है, पब्लिक को भ्रमित और गुमराह किया जा रहा है। रुपए की स्थिति बहुत ही खराब है, बेरोजगारी चरम पर है, विदेशों से या पड़ोसी देशों से संबंध खराब है, और पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। शिक्षा का सत्यानाश किया जा रहा है, स्वास्थ्य का सत्यानाश किया जा रहा है, देश का वातावरण बोझिल सा चल रहा है, और कल बल छल से शासन किया जा रहा है, चुनाव जीते जा रहे हैं, और तमाम तरह के गड़बड़ियां आ रही हैं, जिससे देश जो है एक दिन चौराहे पर आके खड़ा हो जाएगा। समाज भी बटा हुआ है,
कुछ समाज समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में एक संदर्भ लेकर के हमने एक वीडियो बनाया है और हम आपको अपने विचार दे रहे हैं कि देश की स्थिति अच्छी नहीं है। रुपए का इस तरह से गिरना, निर्यात का कमजोर होना, अगल बगल के देशों को पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब होने, पड़ोसी देशों की चाइना जो है उसका निर्यात बढ़ रहा है, भारत का निर्यात खत्म हो रहा है। छोटे छोटे सामान जो है आयात होके आ रहे हैं, छोटी छोटी मूर्तियां, छोटे छोटे कलपुर्जे, छोटे छोटे, और तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी जब आयात करेंगे निर्यात नहीं करेंगे। सोच को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, समाज को गुमराह किया जा रहा है। यह बहुत ही दुखद एवं अनर्थकारी स्थिति है। इस पर जनता को विचार करना चाहिए और शासन सत्ता के बारे में गंभीरता से सोचकर सही शासन सत्ता जो है लाना चाहिए, जो देश के हित के लिए काम करे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप वीडियो का मनन सही तरीके से करेंगे और अपने सहमति असहमति से कमेंट बॉक्स में अवगत कराएंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।